अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गर्मियों में मधुमक्खियों की देखरेख और प्रबंधन। रजनीगंधा की खेती से किसान कमा सकते हैं अधिक मुनाफा। गर्मी धीरे धीरे अपना प्रकोप दिखा रही है। दिन और रात के तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है। ऐसे में जो किसान मधुमक्खी पालन से जुड़े हैं, वे अपने मधु बॉक्सों की देखरेख किस प्रकार से करें, जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर M.K. चक्रवर्ती से। गर्मी के मौसम में मधुमक्खियों के देखभाल कैसे करेंगे उस संबंधित चर्चा करेंगे। तो गर्मी के मौसम में 2-3 बिंदु पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहला चीज़ है कि छाया, दूसरा पानी का प्रबंधन, तीसरा भोजन का प्रबंधन। तो इस पर चाय के बारे में वैसे बताएंगे। आपका बक्सा जगह कहीं रखा हुआ है, उसको तो तुरंत हटा नहीं सकते हैं, उसको धीरे धीरे पेड़ के नीचे रखना पड़ेगा। और अगर माइग्रेशन का स्थानांतरण करते हैं तो ऐसे जगह पर ले जाके रखिएगा जहाँ माइग्रेशन का जो सोर्स है, यानी कि जो भी फसल का सोर्स है उसके साथ साथ छायादार जगह पर बक्से रखेंगे। दूसरी चीज़ है कि पानी का प्रबंधन होना चाहिए। और तीसरी बात है कि भोजन। तो भोजन जैसे बताया कि माइग्रेशन कीजिएगा। गर्मी में स्थानांतरण करते समय बक्सों के ऊपर पानी छिड़कते रहें और यात्रा रथ के समय ही करें। नई जगह पर बक्सों को लगभग 8 से 10 फुट की दूरी पर मुंह पूर्व पश्चिम दिशा की तरफ रखें। मधुमक्खियों को लू से बचने के लिए छायादार स्थान पर रखें, जिससे गर्म हवा सीधे मौन ग्रहों के अंदर न घुसे। मौन वाटिका में यदि छायादार स्थान न हो तो बक्से के ऊपर छप्पर या पुआल डालकर उसे सुबह शाम भिगोते रहना चाहिए, जिससे मौन ग्रह का तापमान कम बना रहे। इस मौसम में लत्तरदार सब्जी बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं, किसान लोग लगाते हैं। तो ऐसे जगह पर जहाँ लत्तरदार सब्जी बहुत अधिक मात्रा अधिक एरिया में है, वैसे जगह पर बक्से को रखिए। इससे मधुमक्खी को भोजन के तौर पर पोलन उपलब्ध होगा, यानी कि भोजन के रूप में शहद उसमें है कि नहीं। अगर है तो उसको और नहीं निकालना है, उसको छोड़ देना मधुमक्खी के लिए। और वो शहद जब ख़त्म होने लगेगा तब आपको भोजन के तौर पर चीनी का सीरा, यानी कि 1 किलो चीनी को 1 लीटर पानी में घोल के देना पड़ेगा। और ये शाम के वक्त दीजिए। और ध्यान रखिए कि चीनी का सिरा इधर उधर न गिरे,
नहीं तो क्या होगा कि मधुमक्खी, 2 बक्से के मधुमक्खी आपस में लड़ने लगेंगे। ये सब बिंदु पर ध्यान देना जरूरी है। मधुमक्खियों में लगने वाले कीटों में सबसे घातक माइट कीट होती है। माइट कीट एक परजीवी कीट है। माइट की रोकथाम के लिए 85 mg फार्मिक एसिड का उपयोग रुई के फाहे में एक लकड़ी की मदद से लपेटकर बक्से में रखें, जिससे इसकी गंध से कीटों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा ऐसी जगह जहां पर कीटों का प्रकोप ज्यादा होता हो, वहां पर मधुमक्खियों का परागण के लिए पलायन न करें। मधुमक्खियों को भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व उपलब्ध कराएं। मधु बॉक्सों के स्टैंड के नीचे कटोरियों में पानी भरकर रखें। इससे चींटियों का प्रकोप नहीं होगा। वर्प पकड़कर तुरंत मार दें। साथ ही छिपकली, मेंढक एवं चिड़ियों से बचाव करें। इसके अलावा जैसे गर्मी के मौसम खत्म होने लगेगा या गर्मी के मौसम में अगर बारिश भी हो जाए, छत्ता में मधुमक्खी भरा हुआ है कि नहीं, जैसे जैसे छत्ता में मधुमक्खी घटते जाता है, वो छत्ता को वो हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि छत्ता अधिक रहने से, खाली जगह रहने से क्या होगा, इसमें मोमी पतंगा आने का चांसेस अधिक हो जाता है। वह बरसात के मौसम में अधिक होता है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि गर्मी के मौसम में अगर 2-4 दिन बारिश अगर हो जाए तो उसी समय से मोमी पतंगा का आक्रमण शुरू होने लगता है। मोमी पतंगा का जो मादा होती है वो अंडा दे देती है छत्ता के अंदर, और वहीं से पिल्लू या लार्वा निकल के मोम को ख़त्म कर देता है। मोम के साथ साथ उसके जो मधुमक्खी के बच्चे हैं वो भी मर जाते हैं। तो ये मोमी पतंगा, ये इसके साथ साथ आपका सफाई पर भी ध्यान देना है। गर्मी के मौसम में सफाई करना सुविधा है, क्योंकि जो खरपतवार जो होते हैं बक्सा रखते हैं, बरसात आने पर वो बढ़ जाते हैं, इसीलिए उस जगह को बहुत साफ़ सुथरा करके रखिएगा ताकि बरसात के मौसम में खरपतवार ना होए। अगर मक्खी से ढका नहीं है तो उस छत्ते को, ऐसा छत्ते को हटा के आप सुरक्षित रखें ताकि भविष्य में इस्तेमाल कर सकें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। पिछले कुछ समय से खेती में काफी बदलाव हो रहे हैं। लोग पारंपरिक खेती छोड़ व्यावसायिक खेती की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में किसानों के लिए रजनीगंधा की खेती भी एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। अगर आप भी रजनीगंधा की खेती करना चाहते हैं तो किन किन बातों पर ध्यान दें, इसकी जानकारी लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार से। देखिए, जहाँ तक रजनीगंधा पुष्प की बात है तो ये बहुत ही खूबसूरत पुष्प है और इसके लगाने का सबसे अच्छा समय अब शुरू होता है। तो हम रजनीगंधा में बताना चाहेंगे कि 2 तरह के इसमें पुष्प होते हैं। एक को कहते हैं सिंगल पेटल, जिसमें 5 पंखुड़ी होती है, और एक होता है डबल पेटल जिसमें 10 से 12 पंखुड़ियाँ होती हैं, जो काफ़ी घना होता है। लेकिन खुशबू सबसे ज़्यादा सिंगल पेटल में होती है, और जिसका माला और लहरी और ये सब बनता है, बुके में इस्तेमाल होता है। और डबल पेटल फ्लावर बेस और बुके में इस्तेमाल होता है, और उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग थोड़ा डिले होती है, फ्लावरिंग डिले होती है। तो ऐसे में हम आपको सजेस्ट करेंगे किसान भाइयों को सिंगल पेटल की एक बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है जो पूरे देश में अच्छी कर रही है, उसका नाम है प्रज्वल। वैसे तो बहुत सारी वैरायटीज हैं, रजत रेखा है, फूले रजनी है, अर्का निरंतरा है, सब वैरायटीज हैं, बट प्रज्वल सबसे अच्छी वैरायटी है। तो इसका कंद लगता है, कंद को लेके और आप इसको खेत की अच्छी तरह से तैयारी करके लगाएं तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। रजनीगंधा की खेती हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन यह बलुई दोमट या दोमट मिट्टी में इसकी अच्छी उपज मिलती है। इसकी रोपाई कंद से की जाती है। इसकी खेती के लिए
खेत की अच्छी तैयारी और जल निकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। रजनीगंधा के लिए जमीन का चुनाव करते समय 2 बातों पर विशेष ध्यान दें। पहला, खेत या क्यारी छायादार जगह पर न हो। दूसरा, खेत या क्यारी में जल निकास का उचित प्रबंध हो। देखिए, जब कंद लगाने की बात शुरू होती है, यानी रजनीगंधा के कंद की जब बुआई करते हैं तो उससे पहले हम खेत की तैयारी करते हैं। खेत की तैयारी अच्छी तरह से कर लें और अपलैंड हो या मीडियम लैंड हो और सैंडी सॉयल या सैंडी लोम सॉयल हो, जिसमें पानी का सिंचाई का मतलब मेरे कहने मतलब पानी से सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। रजनीगंधा की फसल में फूलों की अधिक पैदावार लेने के लिए उसमें आवश्यक मात्रा में जैविक खाद, कंपोस्ट खाद का होना जरूरी है। इसके लिए 1 एकड़ भूमि में 8 से 10 टन गोबर की अच्छे तरीके से सड़ी हुई खाद देना चाहिए। और उसके बाद जब रोपाई करें तो रोपाई से पूर्व 100 से 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की मात्रा की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर की दर से पड़ती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा रोपाई से पहले, और जब 15 से 20 दिनों में इसके पौधों का जमाव हो जाता है उसके बाद 30 से 35 दिनों पर बची हुई नाइट्रोजन की आधी मात्रा और 50 से 60 दिन पर दूसरी मात्रा डाल के मिट्टी में मिला देते हैं। साल भर फूल लेने के लिए प्रत्येक 15 दिन के अंतराल पर कंद रोपण भी किया जा सकता है। कंद का आकार 2 सेंटीमीटर व्यास का या इससे बड़ा होना चाहिए। हमेशा स्वस्थ और ताजे कंद ही इस्तेमाल करें। कंद को उसके आकार और भूमि की संरचना के अनुसार 4-8 सेंटीमीटर की गहराई पर और 20 से 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और 10 से 12 सेंटीमीटर कंद से कंद के बीच की दूरी पर रोपण करें। रोपण करते समय भूमि में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 1200 से 1500 किलोग्राम कंदों की आवश्यकता होती है। और समय समय पर इसकी निकाई गुड़ाई करते रहना चाहिए और ये करीब 2.5 से 3 महीना में फ्लावरिंग शुरू कर देती है और लगभग नवंबर तक, जब तक कि अच्छी तरह से जाड़ा नहीं पड़ती है, तब तक इसके फ्लावर्स निकलते रहते हैं। यानी अगर हम ये कहें तो हर 1.5 महीने पर एक बल्ब का इनिशिएशन ऊपर होता है और ये निकलकर उसमें पुष्प के रूप में परिवर्तित होता रहता है। रोपाई के बाद जब कंद के अंकुएं निकलने लगे तब सिंचाई से बचना चाहिए। गर्मी के मौसम में फसल में 5 से 7 दिन और सर्दी के मौसम में 10 से 12 दिन के अंतर पर आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। सिंचाई की योजना मौसम की दशा, फसल की वृद्धि अवस्था और भूमि के प्रकार को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। आवश्यकतानुसार माह में कम से कम 1 बार खुरपी की मदद से हाथ द्वारा खरपतवार निकालना या निराई गुड़ाई करें। तो इस तरह से साल भर की अगर हम बात करें तो 12 से 15 फूल एक कंद से निकलते हैं। जायद में बहुत से किसान उड़द की खेती करते हैं। फिलहाल समय से बोई गई उड़द की फसल बढ़वार की अवस्था में है और इस फसल से अच्छी पैदावार हो, इसके लिए फसल को कीट और रोग से मुक्त रखते हुए फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी। किसान भाइयों, वर्तमान जो समय है वो जायद का है, तो इसमें हमारे राज्य की प्रमुख फसल है उड़द की। तो किसान भाइयों, जैसा कि अभी का जो समय है उसमें आपने 15 से 20 दिन कहीं पर की फसलें हो गई होगी, कहीं पर 20 से 25 दिन पहले आपने फसलों की बुआई जो है कर दी होगी।
उड़द की फसल में खरपतवार अधिक देखने को मिलते हैं, जो कि फसल में खाद, उर्वरक और हवा पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं, जिससे फसल की बढ़वार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ फसल पूर्ण रूप से कमजोर हो जाती है और फिर आगे चलकर फसल उत्पादन में कमी आ जाती है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी फसल का अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो सबसे पहले इसमें खरपतवार प्रबंधन जो है अति आवश्यक होता है, क्योंकि ये जो है कीट और व्याधियों के लिए आश्रय स्थल का भी काम करते हैं। तो किसान भाइयों, आप 20 से 25 दिन के अंतराल में पहले निंदाई गोड़ाई और दूसरी निंदाई गोड़ाई जो है वो 25 से 40 दिन के अंतराल में कर लें और खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। इसके बाद बात आती है जल प्रबंधन की। तो वर्तमान जो समय चल रहा है उसमें को मैं बताना चाहूँगा कि लगातार आप हल्की सिंचाई करते रहें और इसके लिए मृदा का जो प्रकार है और फसलों की जल मांग के आधार पर आप सिंचाई करते रहें। ये बात का विशेष ध्यान रखना है कि बराबर नमी जो है पूरे खेत में बनी रहे और ना तो कम रहे और अत्यधिक भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जल कहीं पर संग्रहित हो जाता है तो वो भी जो है इस फसल के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है। ये उसके प्रति अधिक संवेदनशील होती है, जिससे जड़ सड़न रोग हो सकता है पौधों में। इसके बाद बात आती है पोषण प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, अभी तक आपने बेसल डोज के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जिंक की मात्रा आपने दे दी होगी, लेकिन कहीं कहीं पर अगर आपको फसल थोड़ी कमज़ोर दिख रही होगी तो आप बची हुई नत्रजन की मात्रा 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप इसका छिड़काव जो है कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू रहता है फसल सुरक्षा का। बिहार रोमेल इल्ली कीट। इस कीट के प्रौढ़ मध्यम आकार का तथा प्रौढ़ के पंख पूरे पीले रंग के होते हैं। इनके शरीर पर घने बाल या रोए होते हैं, जिस कारण इन्हें कंबल कीट भी कहा जाता है। इल्लियां छोटी अवस्था में झुंड में रहकर पत्तियों को खाती हैं, जिससे पत्तियां जालीनुमा आकृति की बन जाती हैं। बड़ी इल्लियां फसल में फैलकर पत्तियों में अत्यधिक नुकसान पहुंचाती हैं और अधिक प्रकोप होने की स्थिति में पौधे पत्ती विहीन हो जाते हैं और केवल डंठल के रूप में रह जाते हैं। इनके प्रकोप से पौधे में दाने छोटे व उपज में कमी हो जाती है। जैविक कीट नियंत्रण के हेतु फसल में 6 से 7 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से लगाने चाहिए। इसके साथ ही फसल में लाइट ट्रैप का भी प्रयोग करना चाहिए। यदि फसल में नुकसान आर्थिक क्षति स्तर से अधिक है तो आप रासायनिक नियंत्रण के लिए 0.05 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट दवा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर फसल पर छिड़काव करें, जिससे इस कीट पर नियंत्रण पाया जा सके। इसमें जो चूसक कीट है वो बहुत ही हानि पहुंचाते हैं, जिससे उत्पादन कम हो जाता है, पत्ते सूख जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है, जिससे पौधे बौने रह जाते हैं और उत्पादन भी बहुत कम प्राप्त होता है। तो इससे बचाव के लिए आप नीम तेल का छिड़काव कर सकते हैं। 5 ml प्रति लीटर की दर से आप घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। और जब आपकी फसल 8 से 10 दिनों की हो जाए तो आप इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका भी छिड़काव जो है कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रोगों की। तो इसमें सबसे प्रमुख पीला मोज़ेक वायरस, जो कि सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलता है। चूँकि ये ऐसा रोग है कि अगर आपके खेत में आ गया और 1-2 पौधों में हो गया तो ये पूरे खेत में लगभग फैल जाता है और पूरी फसल जो है नष्ट कर देता है। तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो आप रोगरोधी किस्मों का चयन करें, मतलब पीला मोज़ेक जो रोग है उसके अवरोधी जो किस्में हैं आप उसका उपयोग करें। बीज उपचार अगर कर रहे हैं तो जो फंगीसाइड के साथ साथ इंसेक्टिसाइड थायोमेथाक्साम 0.5 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से आप इसका भी अच्छी तरह से मिला दें और बीज उपचार करें। और साथ ही साथ फसल चक्र का उपयोग करें। लगातार एक ही खेत में आप हर साल उड़द की फसल ना लें। तो किसान भाइयों, ये थी मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियां, जिसको आप अगर ग्रीष्मकालीन उड़द की अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर से प्रेषित मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर कैमूर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 3 दिनों के दौरान आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। आगामी 3 दिनों के दौरान हल्की वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले सप्ताह में हल्की बारिश होने की संभावना को देखते हुए बाहर रखे हुए फसल को सुरक्षित जगह पर रखें ताकि फसल नष्ट न हो सके। ग्रीष्मकालीन धान और अरहर की बुआई के लिए खेत तैयार करें। भिंडी की फसल में तुड़ाई के बाद यूरिया 5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें और माइट कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। अधिक कीट पाए जाने पर इथियन 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इस मौसम में भिंडी की फसल में हल्की सिंचाई कम अंतराल पर करें। बैंगन और टमाटर की फसल को फल छेदक कीट से बचाने के लिए ग्रसित फलों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो स्पाइनोसेट कीटनाशी 48 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। पशुओं को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराएं और उन्हें धूप से बचाने के लिए छाया में रखें और हरा चारा खिलाएं। गाय और भैंस को सुबह के समय स्नान कराएं। दोपहर के समय खेत में पशुओं को चरने के लिए न जाने दें। किसानों को सलाह दी जाती है कि मुर्गियों को दिन में 3 बार ठंडा पेयजल उपलब्ध कराएं। मुर्गियों को गर्मी के तनाव से बचने के लिए पीने के पानी में इलेक्ट्रॉल या ग्लूकोज मिला सकते हैं। इस मौसम में कद्दू वर्गीय सब्जियों में चूड़िल आसिता रोग के प्रकोप की संभावना रहती है। यदि रोग के लक्षण अधिक दिखाई दें तो कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव साफ मौसम होने पर करें। रबी फसल की कटाई के बाद खाली खेतों की गहरी जुताई कर जमीन को खुला छोड़ दें ताकि सूर्य की तेज धूप से गर्म होने के कारण इसमें छिपे कीटों के अंडे और घास के बीज नष्ट हो जाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव सोसो जिला रांची के सुंदरलाल ने। आपने गिनी फाउल पक्षी के पालन के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जब हम पोल्ट्री की बात करते हैं तो इसके अंदर में बत्तख भी है, टर्की भी है, गिनिया फाउल जिसको चाइना मुर्गी कहते हैं वो भी है, या तेतरी भी कहा जाता है। चाइना मुर्गी यानी गिनी फाउल एक ऐसा पक्षी है जो कि स्कैवेंजिंग कहते हैं, जिसको हम चरने के इसमें अगर आपके पास कोई घेरा हो उसके अंदर में रख करके चरा करके इसका पालन कर सकते। इस पक्षी को अर्ध सघन बिछाली अव्यवस्था में पालना सही रहता है। यह बहुत चंचल पक्षी होता है और घूमते रहना पसंद करते हैं, इसलिए इनके आवास में अच्छी जगह होना जरूरी होता है। के 3 वैरायटी हैं। 3 वैरायटी में एक वैरायटी जो कि आप ज़्यादातर जगहों पर आप देखते होंगे कि चितकबरा टाइप का होता है, जैसे काला है उस पर सफ़ेद बिंदा बिंदा करके होगा, तो ये वैरायटी का नाम है पर्ल। दूसरा होता है एक सफ़ेद गिनी फाउल होता है जिसे हम कहते हैं वाइट, और एक स्लेटी कलर का होता है जिसे हम कहते हैं लेवेंडर। तो ये 3 प्रजातियां इसकी है। इनके रंग के आधार पर ही इनका नाम रखा गया है। आपको इज्जत नगर बरेली में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र है, वहाँ पर आपको संपर्क स्थापित करेंगे। झारखंड में अगर आप नया स्थापित करना चाहते हैं तो आप रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, और या चूजे लाना चाहते हैं तो वहाँ से आपको चूजा या अंडा दोनों ही उपलब्ध हो जाएगा। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।